हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज हम क्लास 10th के लिए मैथ का आपको इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप बारीकी से समझिएगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को दोस्तों फटाफट आपको ट्रिक के साथ बताते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे यहाँ पूछा गया है कि त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है। देखिए मान के लिए त्रिभुज इस प्रकार से होता है दोस्तों, और इसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीन को कोण ये सब होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर है पहला क्वेश्चन का। ठीक है, और दोस्तों कभी कभी आपसे पूछ देगा जो कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है कितना होता है। जैसे हम चतुर्भुज इस तरह से है, इसमें चारों कोणों का योग कितना होता है, तो चारों कोणों को योग जो होता है इसमें दोस्तों 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा साथ में। अब अगला प्रश्न आप देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों वृत्त के केंद्र पर जो होता है, जैसे मान के लिए इस तरह से देखिए वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, तो ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो होता है दोस्तों 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ 360 डिग्री, तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन अब हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। ठीक है, जैसे में दो वृत्तों का क्षेत्रफल देख का अनुपात दे दिया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। फिर हम लेते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पहले R1 मान लेते हैं, दूसरा में R2 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और यह अनुपात हमको कितना दिया हुआ है, 4:9। अब देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम R1 और R2 निकालेंगे, तो इस साइड स्क्वायर में है दोस्तों, तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। तो ये हमारा निकल गया दोस्तों R1 और R2 कितना आ गया, 2:3। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2:3 दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। सारे क्वेश्चन को दोस्तों आप बारीकी से समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा सारा प्रश्न। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों जब दो समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है, दो गो त्रिभुज होगा, दोनों समरूप होगा और उसका क्षेत्रफल के अनुपात दिया हुआ रहेगा, और आपसे भुजा के अनुपात पूछते रहेगा, तो जो क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा उसका आप वर्गमूल कर दीजिएगा। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल कर देंगे और कितना के 81 का वर्गमूल कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका 81 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 4:9। ठीक है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रख लीजिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होंगे और उनका भुजा के अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपको क्षेत्रफल के अनुपात पूछेगा, तो उस भुजा का अनुपात दिया हुआ रहेगा उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा, तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पाँचवा नंबर प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। देखिए मान के लिए दोस्तों इस तरह से वृत्त है, और ये वृत्त में आपसे यहाँ पर पूछा कि बाह्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं, और इस पर से आपको स्पर्श रेखा इस तरह से एकदम यहाँ से फिर से हम खींच लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मान के लिए ऐसे खींचते हैं, यहाँ पर से पहले ऐसे वृत्त बना लेंगे, और यहाँ से आपसे कह रहा है कि बाह्य बिंदु से, तो मान लीजिए यहाँ पर आप बाह्य बिंदु ले लीजिए। ठीक है, और इस पर स्पर्श रेखा एकदम सीधा से इस तरह से स्पर्श रेखा खींचना है। ठीक है, इधर से भी इस तरह से ऐसे स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, और ये पूछ रहा है दोस्तों कि वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी, तो ये दोनों जो होता है आपस में बराबर होता है, कहने का मतलब समान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए समान लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठा नंबर। अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण होता है। दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ पूछा गया कि अर्धवृत्त, देखिए पहले हम अर्धवृत्त बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इस तरह से हम अर्धवृत्त बना लिए। ठीक है, अर्धवृत्त मान लीजिए है, अगर है व्यास के द्वारा ये देखिए दोस्तों, व्यास के द्वारा करा है परिधि पर बना कोण, व्यास के द्वारा परिधि पर बना कोण होता है, तो ये परिधि पर जो कोण बनता है हमारा दोस्तों 90 डिग्री का बनता है। इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 7वां नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्वालिटी वाला वीडियो हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आने का संभावना होगा, ठीक। देखिए 7वां प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। जैसे मान के लिए देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और यहाँ कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल भी समान होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2r है, r² है, तो यहाँ से काटेंगे r से, तो क्या है r बच जाएगा, तो r बराबर कितना हमको आ गया 2, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 2 इकाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन है। दोस्तों शंकु का जो आयतन होता है 1/3 πr² होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr², ठीक। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। दोस्तों किसी त्रिभुज के तीनों लंब की ऊंचाई मतलब मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लंब केंद्र कहा जाता है। दोस्तों इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपसे पूछे किसी त्रिभुज के तीनों लंब के मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लंब केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान है। दोस्तों 1/√3 है जो किसका मान है, तो देखिए tan π/6 जो लिखा है दोस्तों इसका मान है, ठीक है। देखिए यहाँ से पाई का वैल्यू जो होता है आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर जो आपको याद नहीं है तो 180 डिग्री होता है, ठीक है, पाई का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर tan लिखा हुआ है पहले से, और यहाँ पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो 180 लिख लेंगे बटा में 6, और इसको काट लेंगे तो 6 के 18, यानी कितना आ गया यहाँ से काटने के बाद tan 30 डिग्री आ गया। और tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है दोस्तों 1/√3 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पूछा गया है कि 1/√3 किसका मान होता है, तो tan π/6 का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी जो होगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में आपसे यहाँ पूछा गया है कि AP 2,5,8,11 ... का 9वां पद होगा, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखिएगा, TN बराबर होता है फार्मूला A + n-1, ठीक है, इंटू में D होता है, ठीक है। क्या होता है TN बराबर A + n-1 इंटू में D। और देखिए आपको यहाँ से T9 आपको निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है T9। आपको nवां पद दिया हुआ है, तो इसमें देखिए अब ए जो होता है प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 रखेंगे। और nवां पद कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ पर n के जगह पर हम कितना रखेंगे 9 और -1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ D देखिए कॉमन डिफरेंस होता है, D मतलब दोस्तों इसको हम D से सूचित करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो हम यहाँ कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ये आपको बता देता हूँ, D बराबर, ठीक है, T2 - T1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको D का वैल्यू निकल जाएगा। D बराबर क्या करना है T2 - T1। तो देखिए ये वाला हमारा जो यहाँ पे है ये 2 जो लिखा हुआ है T1 है, और 5 जो लिखा हुआ है T2 है, ठीक है। तो यहाँ से हम घटाएंगे, पहले T2 लिखेंगे तो कितना है 5 है, और फिर T1 कितना है 2 है, तो यहाँ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 में से 2 हो जाएगा तो 3, यानी कि जो हमारा यहाँ होगा दोस्तों कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया 3 निकल गया, ठीक है। ये साइड में है इधर। अब यहाँ से देख लेते हैं हम कि क्या करेंगे। अब यहाँ से हमको T9 निकालना है। अब यहाँ 2 लिख लेंगे इस तरह से, और यहाँ से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 के 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 26 हो जाएगा, यानी कि T9 बराबर हमको निकल गया 26। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो गया। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला बहुपद जो होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर जो आपसे पूछ देगा कि 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब पूछेगा 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। ये तीनों को आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है 2, ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। और 1 दोस्तों नहीं होगा, 1 सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, ठीक। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न
14 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 2 sin 38 डिग्री बाई cos 52 डिग्री का मान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसको sin 38 डिग्री को चेंज कर लीजिए दोस्तों। आप यहाँ cos 52 डिग्री को भी चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज कर लेते हैं इस तरह से, sin 90 माइनस के हम 52 लिख लेते हैं। ठीक है, 90 में से 52 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम जानते हो कि sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ cos थीटा की जगह पर कितना है, 52, तो यहाँ पर 52 लिख लें। ठीक है, अब इस तरह से हम sin 38 डिग्री को चेंज करके कितना ले लाएँ, cos 52। तो sin 38 की जगह पर दोस्तों हम cos 52 रख देंगे। तो cos 52 दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब हमारा बचेगा केवल 2, तो यहाँ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर पहले 2 था तो कितना हो जाएगा, 2। इसका हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बस हम कुछ नहीं किए दोस्तों, sin 38 की जगह पर हम cos 52 डिग्री को रख दिए, क्योंकि sin 38 को चेंज करके ही हम cos 52 लाए हैं। ठीक है, और वहाँ से कट गया तो 2 × 1 2 हो गया। ठीक, अगला प्रश्न अब हम देखते हैं 15 नंबर। ये हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। दोस्तों आज इसमें आपसे पूछा गया है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। देखिए 1 2 3 ये सब क्या है, प्रकृत संख्या है। तो तीनों लगातार हमको देखना है, तो 3 देख लिए। और माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है हमारा दोस्तों, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कर लेते हैं कितना, 1 + 2 + 3, और बटा में हो जाता है कि कुल पदों की संख्या। तो टोटल संख्या कितना है, 1 2 3, 3 हुआ है तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से जोड़ लेते हैं तो टोटल 3 2 5 1 6, और 6 बटा के 3 हो जाएगा। यहाँ से काट लेंगे तो कितना टाइम है, 2 टाइम में कट जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है।